स्टूडेंट। मैं सोनू कुमार मीणा, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 2 का पहला लेक्चर है। यूनिट नंबर 2 सब्जेक्ट कोड ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, इसकी दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं हम। पहली यूनिट हम पढ़ चुके हैं, दूसरी यूनिट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लागत के तत्व। लागत में कौन कौन से एलिमेंट काम आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने टाइप का होगा? 3 भागों में बटा गया। पहला आता है मटेरियल कॉस्ट, जिसको हिंदी में सामग्री लागत भी बोलते हैं। दूसरा आता है लेबर कॉस्ट, जिसको श्रम लागत भी बोलते हैं। तीसरा आता है एक्सपेंसेस, जिसको खर्चा या व्यय भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो मटेरियल कॉस्ट है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री, और दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री। तो क्या हुआ, जो एलिमेंट कॉस्ट है उसका पहला एलिमेंट है मटेरियल कॉस्ट, जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। पहली होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब दूसरी आती है लेबर कॉस्ट, जिसको श्रम लागत भी बोलते हैं, मजदूरी, जो मजदूर होते हैं उनकी। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बोल देंगे प्रत्यक्ष श्रम, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बोल देंगे अप्रत्यक्ष श्रम। ठीक है, फिर तीसरी वाली एलिमेंट है एक्सपेंस है, जिसको वे बोलते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज को बोल देंगे प्रत्यक्ष पे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को बोल देंगे अप्रत्यक्ष पे। ठीक है, फिर इसको आगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु की लागत के तत्वों का आश्रय उन सभी व्ययों से होता है, उन सभी खर्चों से होता है जिससे उस वस्तु की कुल लागत बनती है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें उन सभी तत्वों को लिया जाता है, उन सभी एलिमेंट को लिया जाता है, या उन सभी खर्चों को लिया जाता है जिसको मिलाकर उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या टोटल लागत आ रही है। कॉस्टिंग की भी यही बात डेफिनेशन थी, क्या थी कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है किसी प्रोडक्ट को, जो वास्तव में कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, वस्तु के निर्माण में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? सामग्री की, मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, श्रम लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ अन्य खर्चे जिसको व्यय एक्सपेंसेज में काउंट करते हैं। ठीक है, का योगदान होता है, इन सबसे मिलकर बनती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि जो एलिमेंट ऑफ मटेरियल है वो 3 प्रकार के होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसिव मटेरियल भी। तो पहली वाली पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सामग्री लागत। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है, उन सामग्री में जो लागत आती है उसे सामग्री लागत कहते हैं। सिंपल है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल तो चाहिए। जो मटेरियल काम में आ रहा है उस मटेरियल की लागत को ही क्या बोलते हैं? सामग्री लागत या मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। सामग्री लागत बराबर क्या हुआ? सामग्री लागत 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आगे चार्ट में देख चुके हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को मिलाकर ही क्या बनती है? मटेरियल कॉस्ट। सामग्री हिंदी में देख लेते हैं। सामग्री लागत बराबर प्रत्येक सामग्री लागत प्लस अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पहला वाली मटेरियल कॉस्ट होगी, फिर उसका पहला पार्ट देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है यदि कोई सामग्री पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत इकाई को प्रभावित करती है तो वह सामग्री लागत उस इकाई के लिए प्रत्येक सामग्री लागत कहलाती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? जो जिस यूनिट में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वह मटेरियल या वह सामग्री
जो उस प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारी यूनिट है जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है उसको बंदी कर दे, उसको प्रभावित कर दे। मान लो कोई पेन बन रहा है, अब पेन बन रहा है तो उसमें पेन का मटेरियल ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो पेन का मटेरियल है वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, आगे एक पॉइंट और उसे देख। ऐसी सामग्री के उपभोग का लागत इकाई के अनुसार पृथक पृथक हिसाब रखा जाए ताकि ये मापा जा सके कि इकाई पर कितनी सामग्री खर्च हुई। अब इसमें जो मटेरियल है उसका अलग अलग हिसाब रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखना पड़ता है कि हमारे जो स्टोर में है कितना मटेरियल बचा हुआ है, कितना खर्च हो चुका है और कितना मंगाना है। मान लो कि एक दिन के लिए भी मटेरियल घट गया तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम बंद हो जाएगा, मशीनें बंद हो जाएगा, प्लांट बंद हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? हमें लॉस होगा। उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है। इस हिसाब से देखते हैं कि कितना मटेरियल बच रहा है, कितना ऑर्डर करना है। ठीक है, फिर इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का दूसरी टाइप आता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको अप्रत्यक्ष सामग्री लागत भी बोलते हैं। यदि सामग्री का डेफिनेशन देते हैं, यदि सामग्री के उपयोग का हिसाब अलग अलग रखा जाना व्यवहारिक नहीं है, विशेष तौर पर जब सामग्री का मूल्य कम हो, ऐसी स्थिति में उस सामग्री की लागत को विभिन्न लागत इकाइयों में बांट दिया जाता है, तो ऐसी सामग्री पर हुई लागत को अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। सिंपल सा है। उसमें क्या था? प्रोडक्शन सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। इसमें है ऐसे मटेरियल या ऐसी सामग्री जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को प्रभावित नहीं करे। अगर उनकी शॉर्टेज भी पड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो इकाई है, जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद हो जाए, वो नहीं होगी। तो उस हिसाब में क्या है, इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या होता है कि अलग अलग हिसाब रखना जरूरी होता था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टोर में कितना मटेरियल बचा है और कितना मंगवाना है। इसमें क्या है, अलग अलग हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो इकाई है, उसको प्रभावित नहीं कर रही। ठीक है, और इसका एक केस ये भी होता है कि ये कम कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग, तो इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि एक कपड़े का मिल है जहाँ पर कपड़ा बन रहा है, तो कपड़ा बन रहा है तो उसमें प्रत्यक्ष मटेरियल क्या होगा? कपड़े का धागा, जिसको सूत बोलते हैं। तो सूत क्या कहलाएगा? कपड़े का धागा क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष लागत। अगर यही नहीं होगा तो प्लांट कैसे चलेगा? ठीक है, आ गया समझ? फिर अप्रत्यक्ष लागत में क्या आएगा? जो मशीन में लगने वाला तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयलिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या आएंगे? ये आएंगे अप्रत्यक्ष, क्योंकि मान लो ग्रीसिंग हुई 2 दिन, 1 दिन बात कर लेंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्शन सिस्टम तो बंद नहीं हुआ ना, तो ये प्रभावित नहीं कर रही है हमारी प्रोडक्शन सिस्टम। हाँ, इनकी नेसेसरी है, लेकिन इनको थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर डिले हो जाता है तो हमारी प्रोडक्शन यूनिट बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं अगली वाली में। पहला हो गया मटेरियल कॉस्ट, 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होता है? जो प्रोडक्शन सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, इनका हिसाब अलग अलग रखा जाता है। इनडायरेक्ट में होता है जो प्रोडक्शन सिस्टम को प्रभावित नहीं करता, इनका हिसाब अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर आती है लेबर कॉस्ट, सेकेंड टाइप। पहला टाइप हो गया, ठीक है, फिर लेबर कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रम लागत। तो श्रम लागत की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यवसाय में कर्मचारी को पारिश्रमिक देने पर जो व्यय होता है उसे मजदूरी, जिसको अंग्रेजी में वेज या श्रम लागत भी कहते हैं। लेबर से सीधा पता लग रहा है कि जो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में जो मशीन्स को चला रहा है, जो प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर काम आ रही है, उनको द्वारा किया गया जो कार्य है, उस कार्य के लिए जो हम पे करेंगे, जो पैसा देंगे, जो खर्चा आ रहा है, उस मजदूरी को ही क्या बोलते हैं? श्रम लागत या लेबर कॉस्ट। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मजदूरी का वेतन। ठीक है, मजदूर जो काम कर रहा है उसका वेतन। कमीशन, मान लो किसी ठेकेदार के अंडर में आ रहा है तो कमीशन, वो लेबर दे रहा है तो कह रहा है कि मेरे को 1% कमीशन, वो खर्चा भी जाएगा। उसके बाद
विशेष इवेंट पे बोनस, जो हमारे जो लेबर्स होते हैं उनको बोनस भी देना पड़ता है, बोनस भी शामिल किया जाता है। इसे लागत का दूसरा तत्व भी माना जाता है। ठीक है, लेबर कॉस्ट समझ में आ गई। बाकी लेबर कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, मजदूरी लागत बराबर प्रत्यक्ष मजदूरी लागत प्लस अप्रत्यक्ष मजदूरी लागत। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्यक्ष मजदूरी लागत की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष लागत कॉस्ट भी बोलते हैं, पस पस प्रत्यक्ष मजदूरी लागत कॉस्ट। ठीक है, यदि कोई मजदूर पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र पर खर्च की गई है तो ऐसा खर्च उस केंद्र के लिए प्रत्यक्ष लागत या डायरेक्ट वेज कहलाता है। मान लो कि कोई टेक्नीशियन है, कोई मजदूर है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, तो उसके द्वारा जो कंपनी खर्चा कर रही है वो उस प्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि उसी से जुड़ा होना चाहिए, जिस जिस प्रोडक्शन सिस्टम में वो काम कर रहा है उसी से जुड़ा होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो उसकी कॉस्ट ऐड होगी। ठीक है, तो उसमें जो उस पर जो खर्चा हो रहा है, तो ऐसा खर्च उस केंद्र, उस पर्टिकुलर केंद्र के लिए, उस पर्टिकुलर इकाई के लिए क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट वेज कहलाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आता है, यदि किसी व्यक्ति की सेवा का उपयोग कई लागत केंद्रों में किया जाता है। डायरेक्ट लेबर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो प्लांट है हमारा, उसमें वो फिक्स है कि हाँ इसी इसी मशीन को ऑपरेट करेगा, यही ये प्रोडक्शन करेगा। तो उस पर्टिकुलर जो यूनिट है, जो इकाई है, उसके लिए खर्चा क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष लेबर कॉस्ट। और इस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आता है, ऐसा व्यक्ति जो एक नहीं, एक से अधिक यूनिट या इकाइयों पर कार्य कर रहा है, तो प्रत्येक केंद्र द्वारा खर्च किए गए समय के हिसाब अलग अलग नहीं रह सकते, तो उस व्यक्ति के परिश्रम भी लागत केंद्रों के लिए अप्रत्यक्ष लागत कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या समझ, उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन सिस्टम है जिसके अंदर जो लेबर काम कर रही है, तो उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए उसकी डायरेक्ट होगी, अलग यूनिट है तो उसके लिए अलग अलग लेबर लग रही है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति कई अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट में जाके इन्फेक्शन करता है या कार्य करता है, तो उस व्यक्ति पर जो खर्चा कर रही है कंपनी, तो वो अलग 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 केंद्रों के लिए हिसाब रखना, समय के हिसाब से हिसाब करना बहुत मुश्किल हो गया। मान लो किसी प्रोडक्शन सिस्टम में वो 1 घंटे काम कर रहा है, किसी में 2 घंटे काम कर रहा है, तो उन सबका हिसाब करना बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इस टाइप के जो लेबर लग रही है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो खर्चा होता है वो उनको अप्रत्यक्ष लागत कोष्ठ के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लो, मान लो किसी भवन का, मकान का निर्माण करता है, तो प्रत्यक्ष मजदूरी कारीगर और सहायक जो मजदूर है उन पर जो खर्चा हो रहा है वो क्या कहलाती है। मान लो मकान कौन बनाए, कारीगर, और उस पर जो लेबर लग रही है, मजदूर लग रहे हैं, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष आ गया। और अप्रत्यक्ष मजदूरी में क्या आएगा, इंजीनियर का वेतन। मान लो 5 मकान बना रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर 5 मकान बन रहा है, तो 5 मकान के लिए 5 अलग अलग कारीगर है, 5 उसके लिए अलग अलग लेबर है। तो ये तो क्या है, एक मकान के लिए मान लो कि एक कारीगर 5 लेबर है, दूसरे मकान के लिए एक कारीगर 5 लेबर, तो हर जो 5 यूनिट हो गए ना, तो एक यूनिट के लिए तो क्या होगा, एक मकान, ये तो इनके लिए प्रत्यक्ष हो गया। अब उनको देखने कौन आ रहा है कि जो मकान बना रहे कैसा बन रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कमियां तो नहीं है, उनको देखने कौन आ रहा है, इंजीनियर। तो एक इंजीनियर, ऐसा नहीं है कि हर मकान के लिए हम एक ही इंजीनियर लगा दें, तो वो एक ही इंजीनियर 5 अलग अलग मकानों को देख देख सकता है। तो उसमें क्या होगा, तो इसका हर मकान के लिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये किस में काउंट आ जाएगा, अप्रत्यक्ष मजदूरी में, और ऊपर वाला कारीगर और सहायक किस में आ जाएंगे, प्रत्यक्ष लेबर कॉस्ट। ठीक है, फिर देखते हैं लास्ट वाला, एक्सपेंस वे। सामग्री एवं मजदूरी के अतिरिक्त अन्य सभी खर्चे वे मिलाकर जो लागत आती है उसे एक्सपेंस कहते हैं। मान लो कि एक जो प्रोडक्ट बना रहे 100 रुपये का बन रहा है, तो मटेरियल आ गया 50 का, 20 रुपये की लेबर लगी 70, बाकी जो 30 रुपये बचे
100 रुपये का प्रोडक्ट बना ना, 30 रुपये बचे, वो क्या है, अन्य खर्चे। तो वो जो अन्य वे जो खर्चे आ रहे हैं, मजदूरी और सामग्री लागत के अलावा जो अन्य खर्चे हैं वो किसके अंदर आता है, एक्सपेंस में। इसमें व्यवसाय में प्रदान की गई सेवाओं की लागत शामिल होती है। अब इसमें क्या होगा, वॉचमैन हो गया, हायर ऑफिसर हो गया जो प्लांट को देख रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट को बेचना है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। और इसमें एक क्या होता है, मान लो जो प्रोडक्ट 100 यूनिट बनाई प्रोडक्शन सिस्टम में, मान लो कि 10 यूनिट डिफेक्टिव होगी, गलत बन गई, तो उनका खर्चा भी तो इसमें अन्य खर्चे में ही तो आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन, जिसको मूल्यह्रास भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होता है, ये भी एक्सपेंस इक्वल टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हिंदी में व्यय बोलेंगे, बराबर प्रत्यक्ष व्यय प्लस अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चा किसी निश्चित लागत केंद्र के लिए किया गया है तो वो उस केंद्र का प्रत्यक्ष खर्चा कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहता है, किसी एक पर्टिकुलर केंद्र के लिए किया गया खर्चा क्या कहलाता है, डायरेक्ट खर्चा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, जिन खर्चों का लाभ कई लागत केंद्रों को मिलाकर मिला हो वो खर्चे इन केंद्रों के लिए अप्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट, एक मकान, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या हुआ, जो 5 मकानों के लिए जो खर्चे हो रहते हैं वो क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।